हेलो एवरीवन, बच्चों चैप्टर 7 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज नेशनल इनकम। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 64 है, वहां पे लेट अस स्टार्ट रीडिंग। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट of national income. There are three methods of measuring national income. Which are they? First is the output method, second income, and third expenditure method. Output, income and expenditure method. Okay? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम आउटपुट मेथड से कैसे हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम, ये हम देखने वाले हैं बच्चों। नाउ याद करिए आपका पहले वाला लेक्चर, वहां पे हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखी थी। वो क्या थी? National income is the flow of final goods and services. क्या देखा था हमने? जो भी फाइनल प्रोड्यूस होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका फ्लो है किसी भी इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज नेशनल इनकम, राइट? तो अगर मेरे इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इसकी अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा, राइट? नाउ लेट अस अज्यूम दैट हमारे जो फेवरेट बिजनेसमैन है दैट इज मिस्टर लाला जी। ओके, ही इज इनटू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ही इज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर। तो उनका फाइनल प्रोड्यूस क्या है? He is manufacturing shirts, pants, trousers, etc. ठीक है? Now let us assume, just for the ease of calculation, the numbers that we are going to assume are going to be very small. उन्होंने पूरे साल में से 100 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किए एंड प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 500 रुपीज। ठीक है, नाउ मुझे अगर फाइंड आउट करना है दैट एक्चुअली कितना टोटल प्रोड्यूस किया है लाला जी ने, तो मैं कैसे करूंगी? जो मार्केट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करूंगी नंबर ऑफ यूनिट से, सो आई विल गेट 50,000 रुपीज। सो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लाला जी इन दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट? अब ये तो सिर्फ लाला जी एक बिजनेसमैन है, अब हमारे कंट्री में ऐसे कितने सारे बिजनेसमैन हैं, कितने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देयर इज अ सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है। सारी इंडस्ट्रीज का फाइनल आउटपुट उसे हम लेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसकी टोटल कर देंगे, दैट विल बिकम माय नेशनल इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। इज दिस वेरी वेरी सिंपल? बस हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू से फाइनल गुड्स, सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हमें मल्टीप्लाई करना है, नॉट द रॉ मटेरियल और द इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों कंसिडर करने हैं। अब बच्चों, ये जो लाला जी है इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल है इनका यान। ओके, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 kgs ऑफ यान लिया है से फ्रॉम मिस्टर राजू। राजू का बिजनेस है यान मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू यान, दैट इज द बिजनेस ऑफ राजू। राजू से उन्होंने 100 kgs ऑफ यान लिया, यान उन्होंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया। Now let us look at राजू's business. राजू का बिजनेस क्या है? राजू कॉटन लेता है फार्मर से। अब राजू के लिए जो रॉ मटेरियल है, बिकॉज ही इज इनटू यार्न मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। और ये कॉटन वो कहां से लेता है? फार्मर्स से। ठीक है, नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फार्मर। फार्मर ने इस साल लेट अस अज्यूम 500 kgs का कॉटन प्रोड्यूस किया है। अब इस टोटल कॉटन में से सम पोर्शन से 200 kgs ही सोल्ड ऑफ टू मिस्टर राजू एंड जो बचा हुआ है 300 kgs ही सोल्ड इन द मार्केट से एट ₹10 और राजू को उन्होंने बेच दिया एट ₹10। दिस वाज द स्प्लिट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर। टोटल कॉटन कितना है? 500 kgs, लेकिन वो स्प्लिट हो गया। थोड़ा सा जो प्रोड्यूस है वो रॉ मटेरियल बन गया राजू के लिए और बाकी सारा फिनिश गुड्स कॉटन के तौर पे ही उन्होंने बेच दिया। ठीक है, नाउ ये जो कॉटन 200 kgs गया है राजू के पास, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी कीमत है 2000 और जो मार्केट में बेचा इसकी कीमत है 3000। अब ये जो 2000 वाला कॉटन है ये चला गया राजू के पास, दिस इज हिज रॉ मटेरियल वर्थ 2000 रुपीज।
अब इस पे प्रोसेसिंग करके राजू ने बनाया है यान, ओके। और जो यान बना है, लेट अस अज्यूम दैट इज 150 kgs यान। और ये जो 150 kgs है, इसमें से वापस स्प्लिट हो गया, 100 kgs चला गया लाला जी के पास और 50 kgs चला गया मार्केट में, डायरेक्टली बेच दिया, ओके। लेट अस अज्यूम इसकी प्राइस है 100 kgs एट ₹20 एंड दिस इज ऑल्सो ₹20। अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या है? 100 kgs एट 20 rupees, मतलब 2000 rupees वर्थ यान is the raw material for Lalaji, and here 5 2s are 10, 1000 rupees yarn was sold in the market. Now let us move to Lalaji's processing. Lalaji मैंने क्या किया? ये जो 2000 वर्थ का यान था, इसका उन्होंने क्लॉथ बनाया, फिर क्लॉथ को अलग अलग शेप्स डिजाइन्स में काटा, फिर स्टिचिंग किया, पॉलिशिंग किया, सब करने के बाद एंड में उन्होंने शर्ट्स बनाए हैं और वो शर्ट्स की कीमत है 500 rupees पर यूनिट। नाउ बच्चों, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से गुजर के जो कॉटन है उसके शर्ट्स या उसके गारमेंट्स बने हैं। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं? सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस से एंड नॉट द इंटरमीडिएट या द रॉ मटेरियल्स। अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए और हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम क्या करेंगे? हमारा सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? द शर्ट्स, 500 shirts worth 50,000. Okay, this is Lalaji's component in the national income. अब let us move to राजू। राजू ने 150 kgs ऑफ यान बनाया और राजू बोल रहा है कि मैंने भी तो कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में, तो मेरे यान को भी आप इंक्लूड करो। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बच्चों दैट ये जो 2000 rupees वर्थ वाला यान है, that is already included in the price of the shirts, isn't it? Because शर्ट बने कहां से? हवा से तो नहीं बन गए ना, यान ही तो लिया था जिससे शर्ट्स बने हैं। तो रॉ मटेरियल के प्राइस में दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमें राजू को समझाना है कि बाबा राजू, डोंट बी सैड, दिस 100 kgs इज ऑलरेडी इंक्लूडेड in the price of the final produce, that is the shirts, and that is why जो मार्केट में बेचा गया, this अगर इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, this is sold as it is, तो 1000 rupees वर्थ वाला यार we are going to include in our national income. Similarly it applies to the farmer as well. फार्मर के लिए क्या हुआ? ये जो 200 kgs at ₹10 है, this cotton went to राजू, ये राजू का रॉ मटेरियल बन गया एंड राजू का जो रॉ मटेरियल बना उसके बाद वो रॉ मटेरियल बन गया गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट? सो दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, द प्राइस ऑफ द कॉटन, द प्राइस ऑफ द यार्न इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल शर्ट, इन द गारमेंट। इसीलिए हमें इसे वापस इंक्लूड नहीं करना है एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ फार्मर को भी बताएंगे कि इसे तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाइनल कंज्यूमर्स को कुछ बेचा है, दिस दैट हैज बीन सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर डायरेक्टली, ये हम ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। ओके, सो व्हाटएवर इज सोल्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट उसे हम ऐड करते हैं और बाकी जो इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं उसे हम ऐड नहीं करते। सिंपल रीजन, बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाएगा, राइट? यू विल बी एडिंग इट अप एट एवरी स्टेज, तो ये बहुत ज्यादा काउंटिंग हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ताकि आपका कहीं पे भी डबल काउंटिंग ना हो। डिड यू ऑल गेट इट कि हमें क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही कैलकुलेट करना है? ओके, नाउ लेट अस रीड हियर आउटपुट मेथड. This method of measuring national income is also known as product method or inventory method. मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा explain the product method या explain the inventory method, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है, वन एंड द सेम। प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड या फिर आउटपुट मेथड, वन एंड द सेम। ओके, दिस मेथड approaches national income from the output side. आउटपुट देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? फाइनल आउटपुट देख रहे हैं ना सारे जगहों पे, हम रॉ मटेरियल्स नहीं देख रहे। सो इट इज फ्रॉम द आउटपुट साइड। ओके, according to this method, economy is divided into different sectors such as agriculture, mining, manufacturing, small enterprises, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है बच्चों और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है। सो इन सब की फाइनल वैल्यू हमें निकालनी होती है, देन वी विल अराइव एट आवर नेशनल इनकम। ओके, द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड either
by valuing all the final goods and services produced during a year at their market price, or by adding up all the values at each higher stage of production. Okay, दो मेथड से आप निकालोगे, या तो आप डायरेक्टली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, या फिर आप ईच वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज वो आप ऐड करोगे। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। ओके, until these products are turned into final products. While using this method, utmost care should be taken to avoid multiple or double counting. To avoid double counting, this method suggests two alternative approaches for the measurement of GNP. So first approach हम देखते हैं बच्चों, final goods या final product approach, जैसे कि मैंने आपको इस example में समझाया है। Let us read. Final goods are those goods which are ready for फाइनल कंजम्पशन, मतलब ये कंज्यूमर्स के पास मार्केट में डायरेक्टली चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in primary, secondary and tertiary sector are included. We know that the economy is divided into primarily three sectors. Primary sector मतलब क्या होता है? Agriculture and allied activities. Secondary sector होता है industries and tertiary sector होता है सारे सर्विसेज। ओके, इन सारों का जो फाइनल आउटपुट है उनको हमें ऐड करना है। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, दैट इज द फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज्ड by consumers. Hence, value of final output includes value of intermediate goods. यहाँ पे intermediate goods क्या था हमारे एग्जाम्पल में? This yarn, it is an intermediate good, right? ये कॉटन से यार्न बना, यार्न से क्लॉथ बना, क्लॉथ से फाइनल गुड बना, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स है, उनकी टोटल हम नहीं लेंगे। ओके, वन एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ व्हीट, मेकिंग ऑफ फ्लावर एटसेट्रा. Wheat and flour are both intermediate goods. Their values are paid up during the process of production. In the final product, that is bread, value of intermediate goods is already included. यहाँ पे हमें और एक एग्जाम्पल दिया गया है, that is bread का। अब bread किस चीज से बनता है? bread बनता है फ्लावर से, है ना, आटे से बनता है। और फ्लावर कहाँ से आता है? ये आता है wheat से। ओके, एंड bread जो है ये डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट है, बिकॉज ये फाइनल कंज्यूमर्स क्या खरीदते हैं? ब्रेड खरीदते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे बच्चों, ब्रेड की टोटल वैल्यू हम निकालेंगे, नॉट व्हीट या फ्लावर। ओके, जो व्हीट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिला है उसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जो व्हीट हमने बेकरी में बेचा है, बिकॉज जो बेकरी के पास गया उसका उन्होंने आटा बनाया और उस आटे का उन्होंने ब्रेड बनाया। सो देयर इज अ रॉ मटेरियल, देयर इज अ इंटरमीडिएट गुड एंड देन देयर इज अ फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो ब्रेड है इसमें व्हीट की वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, राइट? वो रॉ मटेरियल है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अवॉइड दिस डबल काउंटिंग, इसलिए हम डायरेक्टली सिर्फ ब्रेड की फाइनल वैल्यू लेंगे, व्हीट और फ्लावर की नहीं लेंगे। इट इज वेरी वेरी लॉजिकल, राइट? चलो आगे। Thus, a separate accounting of values of intermediate goods along with the accounting of value of final product would mean double counting. To avoid this, value of only final product or goods must be computed. Okay, तो first method हमने देख ली बच्चों, that is final goods approach या final product approach. और अभी second method है value added approach या value added method. Let us see क्या है ये. In order to avoid double counting, value added approach is used. According to this approach, value added at each stage of production process is included. मतलब हर एक स्टेज पे आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है वो आपको इंक्लूड करना है। ऑलराइट, वो कैसे है? लेट अस सी। नाउ लेट अस सी दिस टेबल। वैल्यू एडेड मेथड से अगर आपको गारमेंट की टोटल निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले था रॉ मटेरियल कॉटन, उसके बाद उसका यार्न बना, यार्न से क्लॉथ बना एंड देन क्लॉथ से शर्ट बना है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब फाइनल प्राइस क्या थी? कॉटन की प्राइस 150, यार्न की 250, क्लॉथ की 400 एंड शर्ट की 500. दिस इज द फाइनल प्राइस दैट हैज बीन गिवन टू अस। ओके, एंड वैल्यू ऑफ इनपुट। अब जब कॉटन बना, कॉटन का कुछ इनपुट नहीं था, कॉटन डायरेक्टली दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो कॉटन से जब बाकी की चीजें बनती है, सो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज मुझे देखना है। तो सबसे पहला स्टेज है मेरा, स्टेज है कॉटन,
तो मैंने 150 रुपीज एज इट इज ऐड कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, कॉटन से यान बना, लेकिन ये जो 250 रुपीज फाइनल प्राइस है, दिस इज द प्राइस ऑफ द यान, इसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड है, 150 रुपीज, दैट इज द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल था कॉटन, कॉटन से यान बना, तो जो 250 रुपीज है उसमें 150 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो इसीलिए जब मैं वैल्यू एडिशन बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, 150 रुपीज वर्थ ऑफ कॉटन लिया, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद 250 रुपीज वर्थ का यान बन गया। मतलब वैल्यू कितनी ऐड हुई यहाँ पे, 100 रुपए है ना, 100 रुपए से वैल्यू बढ़ गई अभी, तो 100 रुपए इज द एडिशन एट दिस स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। तो जब मैं नेशनल इनकम निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 100 रुपीज ऐड करूंगी। वाई, बिकॉज 150 कॉटन की वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली है। ठीक है, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ है, क्लॉथ बना है, क्लॉथ की फाइनल वैल्यू है 400 रुपीज। ओके, क्लॉथ की फाइनल प्राइस है 400 रुपीज। अब इस स्टेज पे क्या हुआ, 250 रुपीज का यान लिया, उसे प्रोसेसिंग किया और उसका क्लॉथ बनाया जिसकी कीमत हो गई 400 रुपए। इसका मतलब वैल्यू कितना ऐड हुआ, 250 की चीज में आपने प्रोसेसिंग करके उसे 400 की बना दिया, मतलब आपने 150 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। सो दैट इज वाई 400 माइनस 250, 150 इज द वैल्यू एडेड एट द थर्ड स्टेज। एंड लास्टली यहाँ पे शर्ट बनाया गया, फाइनल गारमेंट, जिसकी वैल्यू है 500 रुपीज। ओके, आप बेच रहे हो 500 पे, लेकिन जो क्लॉथ आपके पास आया वो 400 रुपए का था। आपने उसे कटिंग, स्टिचिंग, पॉलिशिंग, एवरीथिंग यू हैव डन, और आपने उस पे कितनी वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है इस स्टेज पे। ओके, यू टुक अ क्लॉथ दैट वाज वर्थ 400 एंड यू कन्वर्टेड इट इनटू अ शर्ट जिसकी कीमत 500 रुपए है, तो आपका वैल्यू एडिशन होता है 100 रुपए, राइट। इसका मतलब अगर मैं ये टोटल करती हूँ, कॉटन इज ऑफ 150, सो दिस टोटल कम्स टू 500 रुपीज, राइट। एट ईच स्टेज कितना वैल्यू एडिशन है, अगर मैंने वो ऐड किया तो 500 आता है, या फिर डायरेक्टली मैंने शर्ट की फाइनल वैल्यू ली तो भी 500 आएगा। वी हैव टू रिमेंबर बच्चों दैट दिस हैज टू टैली। ओके, मेरी जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस है, शर्ट की प्राइस 500 है, और अगर मैं हर स्टेज का वैल्यू एडिशन ऐड करती हूँ तो उसके बाद भी जो मेरा टोटल वैल्यू एडेड है वो भी 500 ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब देयर इज सम एरर इन द कैलकुलेशन। Are you getting this? These are just two different methods of calculating. Final answer should be the same. Okay, let us read यहाँ पे the difference between value of final outputs and inputs. देखिए यहाँ पे ये क्या था, these were the outputs and these were the inputs at each stage of the production is called value added. Value added क्या है, difference between output and input at each stage. Thus GNP is obtained as sum total of values added by all different stages of production process till the final output is reached in the hands of consumers to meet the final demand. जब तक शर्ट नहीं बन जाता है तब तक जो भी प्रोसेसेस आप कर रहे हो, सारे प्रोसेसेस में क्या क्या वैल्यू ऐड हो रही है वो आप देखोगे और उसे वैल्यू एडिशन में ऐड करते रहोगे। ओके, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। टेबल अभी हमने समझ लिया है बच्चों। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस मेक GNP. Getting it? Now let us move to the next page, page number 65, जहां पे दिए हैं precautions। मतलब जब आप आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते हो तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। First, to avoid double counting, only value of final goods and services must be taken into account. ये हमने पहले भी देख लिया, मैंने आपको ये एग्जाम्पल में समझा दिया बच्चों। डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम जब हम मेजर कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने डबल काउंटिंग कर लिया तो फिर उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बेयर इट माइंड दैट आपको कोई भी चीज को बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, बार बार ऐड नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था डबल काउंटिंग।
Second, goods used for self-consumption by the farmers should be estimated by guesswork. Imputed value of goods produced for self-consumption is included in the national income. अब हमें ये तो पता चलता है that ये जो कॉटन प्रोड्यूस किया है यहाँ पे फार्मर ने, देखिए 500 kg कॉटन प्रोड्यूस किया, 200 किलो बेचा और 300 किलो मार्केट में बेच दिया. इस केस में लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ फार्मर जो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, उन्होंने 500 kg व्हीट प्रोड्यूस किया. ओके, इसमें से 450 किलो उन्होंने मार्केट में बेच दिया एंड 50 kg ही यूज्ड फॉर हिज हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड 450 उन्होंने मार्केट में बेच दिया. राइट, अगर मैं सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ द मार्केट प्रोड्यूस देखूंगी तो मैं सिर्फ 450 किलो ही ऐड करूंगी. बट व्हाट अबाउट दिस 50 kg जो उसके घर में कंज्यूम हो गया है? That is also something that has been produced in the country, right? और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों फार्मर्स है हमारे पास. तो इमेजिन करिए ये जो सेल्फ कंजम्पशन है that is also going to be a big chunk. तो इसे तो हम छोड़ नहीं सकते. तो that is why हमें इसकी वैल्यू को भी कंप्यूट करना है and we have to add it in the national income. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है that जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होगा, not just agriculture, anywhere else, if it has been produced, तो आपको उसे ऐड करना है in the national income. Okay? तो हमारा सेकेंड प्रिकॉशन है जो सेल्फ कंजम्पशन के गुड्स है उन्हें भी आप ऐड करो. Okay? Next, indirect taxes included in the market prices are to be deducted and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of national income. अब ये हमें हमेशा याद रखना है बच्चों, whichever method we are following, indirect tax को हमें माइनस करना होता है और सब्सिडीज को ऐड करना होता है. अब आप पूछोगे that ऐसा क्यों करना है? Now let us look at this example. Okay? इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं. Let us assume that ये जो शर्ट्स बनाए हैं लाला जी ने, 500 रुपीज जो है ये शर्ट्स की वैल्यू है जब शर्ट्स रेडी हो गए उनके फैक्ट्री में. लेकिन सिर्फ फैक्ट्री में बन के तो ये बेचे नहीं जाएंगे, इन्हें उन्हें फाइनल कंज्यूमर तक, मार्केट तक लेके जाना है. मार्केट तक ये प्रोड्यूस लेके जाने के लिए he is going to use the roads that have been built by the government, right? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, to provide these infrastructural services, government will charge something to the industries, to the manufacturers, and that is in the form of GST, that is an indirect tax. Now let us assume government बोलता है कि बाबा आप 500 शर्ट्स बेच रहे हो ना, तो एक काम करो, हर शर्ट के लिए मुझे आप 50 रुपीज दे दो. तो लाला जी के लिए ये क्या हो गया, ये 50 रुपीज इज एन एक्सपेंस. तो फाइनली वो क्या करेंगे, इस 50 रुपीज को इस प्राइस में जोड़ देंगे और फाइनल कंज्यूमर को बोलेंगे दैट द MRP ऑफ द शर्ट इज नाउ 550 रुपीज. राइट, वो बोलेंगे कि बाबा नहीं 500 रुपीज नहीं है, MRP इज 550, बिकॉज मेरा तो ये खर्चा हो गया ना 50 रुपए. ये खर्चा है, गवर्नमेंट को गया है एंड ही इज गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू द इंडिविजुअल्स. अब मुझे बताइए बच्चों, ये जो 50 रुपीज है इसकी वजह से क्या ये शर्ट्स की क्वालिटी में, क्या ये शर्ट्स की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज हुआ है? There has been no increase or decrease in the value, in the quality of that product. लेकिन फिर भी ये टैक्स लाला जी ने पे कर दिया. अब अगर मैं 550 रुपीज से कैलकुलेट करती हूँ, लेट मी अज्यूम दैट मैं 550 रुपीज से कैलकुलेट कर लेती हूँ नेशनल इनकम. लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो टैक्स रेट है that is going to differ according to different products and services, है ना. अब ये तो गारमेंट के लिए लगा है, और कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर रहेगा उसके लिए अलग टैक्स होगा, और कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उसके लिए अलग टैक्स होगा. सो डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज के लिए टैक्स रेट्स आर गोइंग टू चेंज. Also, this tax rate is going to change every year. Let us remember, हम नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं बच्चों? We are calculating for understanding the performance of our country. Okay? अगर हर साल इस तरह से टैक्स रेट चेंज होगा और अगर हम टैक्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं while calculating the national income, even if our final production is the same. Now let us assume यहाँ पे एक शर्ट की वैल्यू 550 रुपीज हो गई, है ना. अगले साल ये जो गवर्नमेंट ने क्या किया, 50 रुपीज नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 20 रुपीज टैक्स दोगे तो भी चलेगा, GST कम कर दिया गवर्नमेंट ने. ठीक है, अब क्या हुआ,
अब यहाँ पे वैल्यू 520 रुपीज हो जाएगी अगले साल। सेम प्रोडक्शन है, 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हुआ है लाला जी का, लेकिन वैल्यू कितनी हो गई अभी 520 हो गई। पिछले साल वैल्यू थी 550, इस साल वैल्यू है 520। ओके, एंड इफ आई एम यूजिंग दिस इन द कैलकुलेशन ऑफ माय नेशनल इनकम, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाने वाला है दैट पिछले साल ज्यादा प्रोड्यूस किया था मैंने, बिकॉज वैल्यू तो 550 है और इस साल 520 है, मतलब वैल्यू कम है। इज दैट अ फैक्ट? नो, ये चेंज नहीं हुआ है, मेरा प्रोडक्शन इज स्टिल द सेम। मैंने पिछले साल भी 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे, इस साल भी 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। तो सिर्फ टैक्स रेट के वजह से अगर ये चेंज होता है तो मुझे टैक्स रेट को ही निकाल देना चाहिए इस इक्वेशन में से, बिकॉज दैट इज शोइंग एन इनकरेक्ट पिक्चर ऑफ माय नेशनल इनकम। ओके, मुझे क्या चाहिए, कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो मुझे 100 kgs 100 यूनिट्स, इससे मुझे लेना देना है। ये टैक्स रेट के वजह से मेरा जो आउटपुट है ये गलत शो करता है, तो इसीलिए टैक्स रेट को मुझे निकाल देना है, जीएसटी मुझे इस इक्वेशन में नहीं चाहिए। तो दैट इज व्हाई मैं इसे सिर्फ 500 रुपीज पे ही कंसिडर करती हूँ, नॉट द जीएसटी। ओके, सिमिलरली इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर सब्सिडीज। सब्सिडी क्या होता है बच्चों? सब्सिडी ऐसी चीज होती है, इट इज एन इंसेंटिव दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर सम सेक्टर्स। कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए सब्सिडी दे दिया जाता है, इट इज अ बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं दैट गवर्नमेंट ने इस सिनेरियो में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया ऑफ 20 रुपीज। ओके, बोला कि बाबा आपने ये प्रोड्यूस किया है, वेरी गुड, तो आपको 20 रुपए की मैं छूट देता हूं। तो सब्सिडी क्या है? इट इज एन इनकम फॉर द मैन्युफैक्चरर, तो वो ये पास ऑन कर देगा कंज्यूमर्स को, तो वो 480 रुपीज पे सेल कर देगा उसके प्रोडक्ट्स, राइट? अब ये जो सब्सिडी है, अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्टर्स एंड इट विल नॉट बी एप्लीकेबल एवरी ईयर। तो जैसे हमने जीएसटी में देखा उसी तरह सब्सिडी में भी होगा। किसी साल सब्सिडी ज्यादा है तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, किसी साल सब्सिडी कम है तो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें फाइनल वैल्यू नहीं, हमें ये आउटपुट से मतलब है। ये आउटपुट कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पे किसी भी फ्लक्चुएशन के वजह से, इफ देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द टैक्स रेट, इन द सब्सिडी, इसके वजह से मेरा जो फाइनल आउटपुट है उसकी गलत फिगर अगर दिख रही है तो मुझे इसे नहीं इंक्लूड करना है। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ नेशनल इनकम, तो मैं इस फाइनल प्राइस में 480 में 20 रुपीज ऐड कर दूंगी जो सब्सिडी थी, और मेरे लिए 500 रुपीज इज द वैल्यू फॉर कंसिडरिंग नेशनल इनकम। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 550 टोटल वैल्यू थी टैक्स ऐड करके, जब मैं नेशनल इनकम निकाल रही हूँ -50 कर दूंगी और वैल्यू हो जाएगी 500। Getting it? So what I have to do? I am going to deduct the indirect taxes and add back the subsidies. Did you all understand the reason behind it? बच्चों, मुझे सिर्फ आपको रट्टा नहीं मरवाना है that आपको subsidies add back करने और taxes deduct कर देने। It will be very easy for me to do that. But I am taking this effort to ensure that you all understand the logic behind it so that it stays with you forever. You have to understand why we are doing this. Okay? I hope ये आपको बहुत clearly समझ गया है बच्चों। ये क्या किया हमने? थर्ड पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने डिडक्ट कर दिया और सब्सिडीज को ऐड बैक कर दिया। ओके, फोर्थ, व्हाइल इवैल्यूएटिंग आउटपुट, चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट इयर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगेन दिस इज समथिंग सिमिलर टू जीएसटी एंड सब्सिडीज। ओके, जैसे प्राइस लेवल, महंगाई अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली ये शर्ट की कीमत में भी चेंज हो जाएगा, लेकिन नेशनल इनकम में मुझे क्या पता करना है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट। So that is why इन्फ्लेशन के वजह से अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो भी मुझे अकाउंट करना है। मतलब से नेक्स्ट ईयर द प्राइसेस, द इन्फ्लेशन हैज गॉन अप बाय 10%, बढ़ गया है। लेट अस अज्यूम 100 शर्ट्स ही बनाए हैं लाला जी ने अगले साल भी। इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो जिस शर्ट की कीमत 500 रुपीज थी, अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब 500 का 10%, दैट इज 50 रुपीज ऐड हो जाएगा। सो 550 रुपीज कीमत हो जाएगी फाइनल प्राइस ऑफ द शर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 550 रुपीज फाइनल प्राइस हो गई शर्ट की। मैं अगर उसे मल्टीप्लाई करती हूँ आउटपुट से, तो अगले साल ऐसे दिखेगा
दैट मेरा जो टोटल आउटपुट है दैट हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द आउटपुट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे क्या मैंने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं शर्ट्स के? नहीं। अगले साल में मैंने सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन जस्ट बिकॉज प्राइसेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, तो मेरा नेशनल इनकम ज्यादा दिख जाएगा। जिस साल महंगाई कम हो जाएगी, व्हेन देयर इज अ डिप, इवन दो मैं 100 शर्ट्स बना रही हूँ, ऐसा दिखेगा दैट मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो ये जो भी चीजें हैं जो बहुत फ्लक्चुएट होती है, उनको मुझे मेरे इक्वेशन से बाहर निकालना है। सो अगर प्राइस लेवल के चेंजेस की वजह से कुछ भी हो रहा है, तो आई हैव टू निगेट दैट डिफरेंस। आई आर गेटिंग दिस कि हम ये क्यों कर रहे हैं? मुझे लेना देना है इससे दैट मेरा जो कंट्री है उसमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी कैपेसिटी है। अनलेस एंड अंटिल दिस गोज अप, 100 से अगर मैं अगले साल 150 शर्ट्स बनाती हूँ या 120 शर्ट्स बनाती हूँ, तब जाके मेरा नेशनल इनकम चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर 100 शर्ट्स ही बना रहे हैं हम हर साल, इसका मतलब ये स्टैग्नेंट है। तो ये जो स्टैग्नेंसी है ये मेरे नेशनल इनकम में दिखनी चाहिए। दैट इज वाई कोई चीजें जिनसे फ्लक्चुएशन होता है वो सारी चीजों को हम बाहर निकाल देते हैं। गेटिंग इट? ओके, चलो आगे। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। अगेन एक्सपोर्ट्स क्या है? जो भी मैंने गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं मेरे कंट्री में और उनसे कोई हिस्सा मैंने बाहर के कंट्रीज में बेच दिया। आई वांट टू नो व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड माय एक्सपोर्ट्स एंड जो भी इंपोर्ट्स है वो मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स शुड बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मेरे जो कैपिटल एसेट्स है उनमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होगा हर साल, और उस वेयर एंड टेयर के वजह से मेरा थोड़ा सा नुकसान होगा, उस नुकसान को मुझे मेरे इनकम में से माइनस करना है। सो दैट इज आई एम गोइंग टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स should be ignored as it is not a part of the current production. Now let us take an example. Second hand goods को हम क्यों डिडक्ट करते हैं? आपने 2020 में एक फोन खरीदा है, ओके, मोबाइल फोन खरीदा, से एट ₹20,000। अब 2020 में अगर ये मैन्युफैक्चर हुआ तो उस साल के नेशनल इनकम में इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, है ना। अब 2024 में आपने क्या किया? आपको लगा इस फोन को बेच देते हैं और नया फोन खरीद लेते हैं, तो सेकेंड हैंड मार्केट में OLX पे जाके आपने इस फोन को 2000 रुपए में बेच दिया। अब मुझे बताइए, ये जो 2000 रुपीज है, क्या आपने 2024 के नेशनल इनकम में इसे इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज आपने 2020 में ऑलरेडी नेशनल इनकम के फिगर में उसे इंक्लूड कर लिया था, तो आप 2024 में वापस इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये तो डबल हो जाएगा। गेटिंग इट? तो आप इसे डबल काउंटिंग नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई एनी प्रोडक्ट आप जब सेकंड हैंड में बेचते हो, आप उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज पहली बार जब वो प्रोड्यूस हुआ था, दैट टाइम इट वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट ईयर्स नेशनल इनकम। 2020 में इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो वापस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का भी आप इग्नोर करोगे। तो ये 7 प्रिकॉशंस हमने देख लिए हैं बच्चों। आई होप आपको समझ गए हैं दैट नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आपको ये प्रिकॉशंस क्यों लेने हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, तो लिखना इजी हो जाएगा एग्जाम में। ओके, आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ error. In India, this method is applied to agriculture, mining and manufacture, including handicrafts, but it is not applied for transport, commerce and communication sectors in India. तो कोई सेक्टर्स में हम ये मेथड यूज करते हैं, बाकी सेक्टर्स में हम अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। आई होप बच्चों ये आउटपुट मेथड आपको बहुत अच्छी से समझ गई है। मैंने पूरे लॉजिक के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। If you understood this clearly, if you appreciate the efforts that I have put into this lecture, do let me know in the comment section and show your appreciation by hitting the like button and by sharing these lectures with your friends and colleagues. Next lecture में हम अगली मेथड देखेंगे बच्चों, that is the income method। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.